कौटिल्य एवं उनका अर्थशास्त्र। कौटिल्य एंड हिज अर्थशास्त्र। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार कौटिल्य का जन्म तक्षशिला में हुआ था। जैन धर्म ग्रंथ परिशिष्ट पर्व एवं उत्तराध्यान सूत्र के अनुसार कौटिल्य का जन्म तक्षशिला के निकट स्थित गौल्य जनपद के चनक ग्राम में हुआ था। चनक ग्राम के वासी होने के कारण उनके पिता का नाम चनक तथा उनका पुत्र चाणक्य कहलाया। चाणक्य का व्यक्तिगत नाम विष्णुगुप्त था। वे कुटिल गोत्री होने के कारण कौटिल्यवी कहलाए थे। उनकी माता का नाम यशोमती मिलता है। हेमचंद्र कृत अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के अनेक नाम वातायन, मल्ली नाम, कुटल, चाणक्य, द्रामिल, पाटिल स्वामी, अंजुल एवं विष्णुगुप्त इत्यादि भी मिलते हैं। द्रामिल नाम उनके अभिजन होने का संकेत देता है। पुराणों में उनके द्विज शब्द कहा गया है जिसका अर्थ श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है। उन्हें वर्णाश्रम धर्म का पोषक कहा जाता है। प्रारंभ में वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। उनकी तुलना इटली के प्रख्यात राजनीतिक विचारक निकोला मैकियावेली 3 मई 1469 से 21 जून 1527 से की जाती है। उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला में 8 वर्ष तक विधिवत शिक्षा दी थी। मगध के नंद वंशीय शासक घनानंद के एक बार चाणक्य को अपमानित किया था। चाणक्य ने तब तक क्रुद्ध होकर नंदों का समूल नाश करने का प्रण लिया था। उसी प्रण को पूरा करने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अस्त्र शस्त्र इत्यादि की शिक्षा दी। चंद्रगुप्त ने घनानंद को परास्त कर 322 ईसा पूर्व मगध पर अधिकार किया। चंद्रगुप्त की रानियों के नाम दुर्धरा, हेलना, सेल्यूकस की पुत्री एवं नंदिनी आदि मिलते हैं। हेलना दुर्धरा से ईर्ष्या करती थी। जब दुर्धरा गर्भवती थी तब हेलना ने एक नाग कन्या से उसे विषपान करा दिया था। नंदिनी ने चाणक्य को सूचित किया। तब चाणक्य ने सिजेरियन सर्जरी तकनीकी से दुर्धरा के पुत्र को जन्म करवाया, इसलिए उसे बिंदुसार कहते हैं। ये देखो, ये एक और किंवदंती है। वहाँ तो हमने दूसरी कहानी पढ़ी थी, यहाँ पे दूसरी कहानी है। एक अन्य मत के अनुसार चाणक्य ने बचपन से ही चंद्रगुप्त को धीरे धीरे विषपान करवाया था ताकि कोई षड्यंत्र करके जहर ना खिला सके और उसे मार ना सके। एक बार एक गुप्तचर ने सूचना दी कि महारानी दुर्धरा चंद्रगुप्त के साथ भोजन कर रही हैं। चूंकि दुर्धरा गर्भवती थी, चाणक्य को मालूम था कि चंद्रगुप्त के भोजन में विष मिला है, अतः दुर्धरा ने विषयुक्त भोजन कर लिया। चाणक्य तुरंत पहुंचे और सिजेरियन तकनीकी द्वारा बिंदुसार का जन्म करवाया। ये हमने अभी पढ़ा था। उक्त सभी घटनाक्रम से पता चलता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त का एक अत्यंत ही योग्य एवं कूटनीतिज्ञ मंत्री था। ये हमने मौर्य वाले में भी पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य वाले में। अर्थशास्त्र। चाणक्य के ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र है, मगर यह राजनीति का सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 1905 ईस्वी में तररोज तहसील के एक ब्राह्मण ने 168 पृष्ठों की एक पांडुलिपि मैसूर ओरिएंटल राजकीय पुस्तकालय के लाइब्रेरियन आर शाम शास्त्री को दी। यह संस्कृत भाषा में थी तथा 15 अध्याय यानी कि अधिकरण तथा कई उपखंडों में विभाजित थी। इसमें वर्णित था कि यह अर्थशास्त्र पूर्व के आचार्यों की उत्कृष्ट रचनाओं का संकलन है। यह ग्रंथ कई किस्तों में इंडियन एक्टिवरी नामक शोध पत्रिका में प्रकाशित होता रहा है। 1909 में प्रथम बार संपूर्ण ग्रंथ का भाषांतर उपलब्ध हुआ। 1915 में इसका प्रथम बार अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ। ऐसा माना जाता है कि इसे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अर्थशास्त्र धर्म एवं काम की अपेक्षा अर्थ की श्रेष्ठता सिद्ध करता है, क्योंकि यह दोनों अर्थ में ज्ञान की वह शाखा है जो जमीन पर अर्जित करने एवं उसे सुरक्षित रखने के साधनों का वर्णन करती है। यह साधन ही जीविकोपार्जन यानी जीवन यापन के स्रोत हैं। अर्थशास्त्र में दी गई परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र राज्य का विज्ञान है। अर्थशास्त्र के सूत्र संख्या 15.1.73 में उल्लेख है कि इस शास्त्र की रचना उसके द्वारा की गई है जिसने क्रोध में आकर नंद शासन की अधीन भूमि को स्वतंत्र करने के लिए शास्त्र तथा शस्त्र का सृजन किया। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में एक व्यापक प्रशासनिक संरचना की रूपरेखा प्रस्तुत की है। अर्थशास्त्र किसी शासक के लिए लिखा गया है एक ग्रंथ है जिसमें एक सैद्धांतिक राज्य की कल्पना की गई है। अर्थशास्त्र भारत का वह प्रथम ग्रंथ है जिसमें वर्णित सप्तांग सिद्धांत राज्य के 7 अनिवार्य अंगों की विवेचना करता है। कालांतर में मनुस्मृति एवं महाभारत के शांति पर्व में भी सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है। राज्य के 7 अंग इस प्रकार हैं: स्वामी यानी कि राजा, अमात्य यानी कि मंत्रीगण, जनपद यानी कि पैर, दुर्ग यानी कि सुरक्षित राजधानी या भुजाएं, कोश मतलब सुख और दंड मतलब न्याय व्यवस्था एवं सेना जिसे मस्तिष्क कहा गया है, मित्र यानी कि राज्य से बंधुत्व रखने वाली शक्ति यानी कि कान,
अर्थशास्त्र में वर्णित पहले वाला अंग पीछे वाले अंग से महत्वपूर्ण है। सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य राजा को महत्वपूर्ण मानता है। आचार्य भारद्वाज ने मंत्री को महत्वपूर्ण माना है। आचार्य विशालाक्ष ने देश या भूमि को महत्वपूर्ण माना है। पाराशर ने दुर्ग या कोश को महत्वपूर्ण माना है। वस्तुतः राज्य एक शरीर है एवं उसका प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजत्व को महत्वपूर्ण मानते हुए उसे व्यक्ति चरित्र एवं मानवीय व्यवहार से ऊपर बताया है। अर्थशास्त्र मुख्यतः राजनीति सत्ता प्राप्त करने, उसे सुरक्षित रखने तथा उसका निरंतर विस्तार करने के उद्देश्य में लिखा गया राजशास्त्र है। इसके लिए राजा द्वारा प्रजा के कल्याण की भावना सर्वोपरि है। कौटिल्य ने लिखा है, प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजानाम च हिते हितम नाताम परियाम हितम राजा न प्रजानाम च हितम परियाम। अर्थात प्रजा यदि सुखी होगी तो राजा भी सुखी होगा। प्रजा का सुख ही उसका सुख है। प्रजा के सुख के लिए राजा को वह सब करना चाहिए जिससे प्रजा को सुख प्राप्त होता है। इस तरह अर्थशास्त्र में राजत्व ने नैतिक पक्ष पर विशेष बल दिया है। इसके अंतर्गत प्रजा का रक्षण और पालन तथा लोक कल्याण के लिए राजा को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। राजा को कहा गया है कि वह असहाय बच्चों, वृद्धों, बांझ महिलाओं एवं विपत्ति में पड़े लोगों की सहायता करे। राजा को चाहिए कि वह पिता की भांति अपनी प्रजा का ध्यान रखे, उसकी बेईमानों से, चोरों से, हत्यारों से, प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करे। कौटिल्य ने कहा है कि यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसा राजा ऊर्जावान है तो प्रजा भी ऊर्जावान होगी। यदि राजा लचर है तो प्रजा भी आलसी होगी। अर्थशास्त्र 1916 में कौटिल्य कहता है कि राजा को अपनी दिनचर्या को 8-8 भागों में बांट देना चाहिए। हर भाग में राजा को क्या करना चाहिए इसका स्पष्ट उल्लेख कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया है। राजा को दिए गए कुछ प्रमुख निर्देशन निम्नलिखित हैं। मंत्री परिषद के साथ संवाद तथा गुप्त सूचनाओं को प्राप्त करना चाहिए, नंबर पहला है। दूसरा है, सेनापति के साथ सैन्य नीतियों पर विचार विमर्श करना चाहिए। नंबर 3, गुप्तचर अधिकारियों से सतत संपर्क करना चाहिए। नंबर 4, सुबह किरण फूटते ही राजा को गाय एवं उसके बछड़े की परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 5 है, विश्राम काल में राजनीतिक पहलुओं का चिंतन मनन करना चाहिए। अर्थशास्त्र में समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य राजस्व वसूल करना तथा आय व्यय का ब्यौरा रखना बताया गया है। सन्निधाता को कोषाध्यक्ष बताया गया है जो राजकीय भंडार का प्रधान होता है। महल के कर्मचारियों का प्रधान अधिकारी दौवारिक कहा गया है। इस प्रकार कौटिल्य अर्थशास्त्र में एक विस्तृत प्रशासनिक संरचना का वर्णन करना है। अर्थशास्त्र में कई मंत्रियों एवं प्रशासनिक इकाइयों का उल्लेख किया गया है। सप्तांग सिद्धांत में 5वें अंग कोष को प्रमुखता दी गई है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, व्यवसाय को शामिल किया गया है। कृषि का विकास भी राज्य का दायित्व बताया गया है। कौटिल्य ने राजा की सुरक्षा के बाबत कई निर्देश दिए हैं। इस प्रकार कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक आदर्श राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की है। अर्थशास्त्र में कुल 21 प्रकार के करों का उल्लेख है। आय के 7 साधनों दुर्ग, राष्ट्र, खनि, सेतु, बनप, ब्रज, वणिक पथ को राज्य का आय रूपी शरीर कहा गया है। अर्थशास्त्र में 6 प्रकार की शराब का उल्लेख किया गया है। सुरापान को दुर्व्यसन कहा गया है। अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के चिकित्सकों का उल्लेख है। कौटिल्य कहता है कि महामारियों के निवारण के लिए राज्य जो व्यय करता है वह स्वस्थ वाचन कहलाता है। कौटिल्य ने 3 प्रकार के जलमार्गों का उल्लेख किया है। वह जलमार्ग के व्यापार को थलमार्ग के व्यापार से अधिक सुरक्षित बताता है। अर्थशास्त्र में मुद्रा निर्माण विधि का विस्तार से वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र में वन में रहने वाली सभी जनजातियों को म्लेच्छी जाति कहा गया है। कौटिल्य 8 प्रकार के विवाहों का भी उल्लेख करते हैं। विवाह विच्छेद को मोक्ष कहा गया है। जो स्त्रियां अपना सारा जीवन धर्म ग्रंथों के अध्ययन में लगाती हैं उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा गया है। कौटिल्य 2 प्रकार की विधाओं छंदवासिनी एवं आड्य विधवा यानी कि धनी विधवा का उल्लेख करता है। पुनर्विवाह करने वाली स्त्री को पुनर्भू कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री को रूपा जीवा कहा जाता है। मदिरा परोसने वाली वेश्या को पैशल रूपा कहा जाता है। कौटिल्य ने वेश्याओं को नगर के दक्षिणी भाग में रहने का विधान दिया है। अर्थशास्त्र में हमें यह नहीं मिलता है कि मौर्य काल में राज्य व्यवस्था कैसी थी, अपितु यह जानकारी मिलती है कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए एवं राजा के क्या कर्तव्य हैं। अर्थशास्त्र गद्य एवं पद्य शैली में है। इसमें 6000 श्लोक, 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण हैं। प्रथम अधिकरण, इसमें राजस्व, प्रशासन, राज्य के ज्ञान एवं समस्याओं का सैद्धांतिक विवरण मिलता है। द्वितीय अधिकरण, नागरिक प्रशासनिक विभागों एवं पदाधिकारियों का विवरण मिलता है।
तृतीय अधिकरण दीवानी कानून एवं दासों का विवरण मिलता है। इन दासों का विवरण दासकल्प में मिलता है। इस अधिकार को धर्मस्थीय भी कहा जाता है। चतुर्थ अधिकरण कंटक शोधन फौजदारी कानूनों का विवरण मिलता है। पंचम अधिकरण राजकीय कर्मचारियों के अनुशासन का विवरण मिलता है। छठा अधिकरण राज्य का सप्तांग सिद्धांत इसी में दिया गया है। सातवां अधिकरण शत्रु मध्यम एवं उदासी राज्यों के प्रति क्षणगुण नीति का विवरण मिलता है। आठवां अधिकरण व्यसनों को दूर करने संबंधी वर्णन मिलता है। नौवां अधिकरण आपत्तियों से राजा की रक्षा का विवरण भी मिलता है। 10वां अधिकरण है युद्ध नीति दी गई है। 11वां अधिकरण शत्रु को नष्ट करके उसे विजित करने की नीति भी दी गई है। 12वां अधिकरण राजा द्वारा अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों का विवरण मिलता है। 13वां अधिकरण दुर्ग प्राप्ति के उपाय दिए गए हैं। 14वां अधिकरण है शत्रु के विनाश हेतु मंत्रों एवं विषैली औषधियों का विवरण दिया गया है। 15वां अधिकरण है अर्थशास्त्र का अर्थ एवं लिखने के उद्देश्य एवं किसने लिखा है इसकी जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के आरंभ में ओम चिन्ह अंकित है एवं शुक्र तथा बृहस्पति नामक आचार्यों की स्तुति की गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कौटिल्य स्वयं तो एक अत्यंत योग्य व्यक्ति था ही, उसकी रचना अर्थशास्त्र भी अत्यंत ही श्रेष्ठ रचना है। अर्थशास्त्र राजनीति का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें वर्णित कई राजनीति की बातें एवं चाणक्य की नीति आज भी प्रासंगिक प्रतीत होती है। अर्थशास्त्र एक योग्य व्यक्ति की महत्वपूर्ण रचना है।